नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है, विपक्ष के लिए खास तौर से, क्योंकि विपक्ष ने ऐलान किया है अपने सीएम फेस का, साथ ही डिप्टी सीएम फेस का। डिप्टी सीएम फेस के लिए लंबी लड़ाई मुकेश सहनी ने लड़ी। चुनाव जीते या न जीते, लेकिन अभी फिलहाल इस बात में सफलता उनको मिल गई है कि वो महागठबंधन, जिसके पार्टनर कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, वीआईपी भी है, लेफ्ट की पार्टियां हैं और आरजेडी उसमें सबसे आगे है, उसमें डिप्टी सीएम फेस के तौर पे फिलहाल मुकेश सहनी का नाम घोषित किया जा चुका है। अशोक गहलोत आए थे बिहार, उन्होंने क्या क्या रणनीति बनाया, इन सब पे आज की बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल आरजेडी के और महागठबंधन के घोषणा के बाद उठ रहा है एनडीए पर कि क्या नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ महागठबंधन के बाद और बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें कहा गया कि फिलहाल एनडीए में भी सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अमित शाह के उस बयान को कैसे भूला जा सकता है। अमित शाह 2 बार या 3 बार जब भी वो बोलते हैं तो एकदम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चुनाव के बाद विधायक दल के द्वारा जो तय किया जाएगा वो होगा सीएम बिहार का। यानी कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे इस पे कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आरजेडी में कैसे सब कुछ बात बनी, महागठबंधन कैसे बात बनी और इन सब का असर कितना ज्यादा पड़ सकता है एनडीए पर, और क्या अब चुनाव जो चढ़ रहा है उसमें महागठबंधन बढ़त लेगी, इन सब पर बात करेंगे और मुकेश सहनी पर खासतौर से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने हासिल किया है सब। पहले महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, उसको सुनिए। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। इस चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी अपनी कौम के मशे के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। और डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा का बेटा सनत मल्ला को सभी साथी ने घोषणा किया है। ये आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। मुकेश सहनी के लिए आज का दिन शुभ है, क्योंकि मुकेश सहनी ने फाइनली कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में कि सनाप मल्लाह या मल्लाह समाज के किसी व्यक्ति को मेन लाइन में लाया गया है और डिप्टी सीएम पोजीशन की बात वो कर रहे हैं। सवाल कई हैं। सवाल बड़ा ये भी है कि क्या कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि कांग्रेस जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रही थी, इससे पहले के चुनाव में ज्यादा सीटों पर भी लड़ी थी कांग्रेस। इससे पहले के चुनाव में जो भी चीजें थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि नया कांग्रेस जो है बिहार में, जो कृष्णा अल्लूरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस खड़ी हुई है और उसमें जिस तरीके से सीटों पर काम किया जा रहा है, उस कांग्रेस में फिलहाल इस चीज का स्कोप नहीं है कि लालू परिवार उस पर हावी हो। लेकिन ऐसा हुआ, जब तक लालू यादव ने नहीं चाहा तब तक कांग्रेस नहीं डील डन कर पाई। फाइनली कांग्रेस के दूसरे नेता है, पुराने नेता है, जो लालू यादव के मित्र हैं, कभी हुआ करते थे या हैं, अशोक गहलोत आए। राहुल गांधी से बातचीत बंद, कृष्णा अल्लूरू से बातचीत बंद, पप्पू यादव बहुत कुछ बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, लेकिन वो सब कुछ बंद हुआ। कृष्णा अल्लूरू पे टिकट तक बेचने का आरोप लगा। इन सब के बाद आए अशोक गहलोत, लालू के घर पहुंचे, बातचीत हुई और फाइनली वही सब कुछ हुआ जो मीडिया में लगातार बातें चल रही थी और हर जगह चल रही थी कि हाँ, जिसका जो हक बनता है, और कांग्रेस की सीटें कम हुई और मुकेश सहनी की जीत हुई। एक तरीके से इसको हम जीत के तौर पे मानेंगे। तो चलते हैं पैनल पे और अपने जो सहयोगी हैं उन सब से बात करते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हो पाई
और क्या इसका है। तो आज के जो पैनल है उसमें हमारे जो मेहमान हैं चितरंजन गगन जी हैं, आरजेडी से हैं, सर स्वागत है। प्रवक्ता बीजेपी से हैं राहुल आनंद जी, स्वागत है। और प्रियदर्शी रंजन जी हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हैं। और भी एक आध मेहमान जुड़ेंगे। चितरंजन जी के पास चलेंगे। बड़ी जीत है सर आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस भी बना दिया गया और मुकेश सहनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ही प्रोजेक्ट किया, सब कुछ आपका चला है। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में जो कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव जो चीज़ें कहते थे उसको आप लोगों ने सीधे पीछे कर दिया? पप्पू यादव जैसे लोग जो भी नेता, बड़े नेता हैं, वो अब उतने मायने नहीं रखते हैं और अब तेजस्वी की गाड़ी तेजी से बढ़ गई है। अंकित जी, कोई ये में आश्चर्य करने का वाली बात नहीं है। यह तो अंडरस्टूड था। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात कही गई हो। यह तो सभी जानते थे कि यहाँ साहब जो जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी को बनाया गया, उसी दिन स्पष्ट हो गया कि जब महागठबंधन के सीएम तेजस्वी जी हैं, इसमें कहीं ये पर तो कुछ था नहीं। ये तो सवाल है मैंने एनडीए के लोग उठाते थे और मीडिया में यह बात उठती थी, ऐसी कोई बात थी नहीं। रहा मुकेश सहनी जी का, तो मुकेश सहनी जी का था पहले से कि हाँ साहब हमको डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो एक आज चूंकि सेकेंड फेज के नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है, तो हर चीज का एक मुहूर्त होता है। कोई बात कहने का लोगों के बीच में, प्रेस के सामने या आम लोगों के बीच में रखने का एक सबका एक प्रोटोकॉल होता है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक स्वाभाविक रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और चूंकि उसमें कई मीडिया के लोग यह सवाल बार बार उठाते थे कि कांग्रेस के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, तो आज अशोक गहलोत जी ने इस बात को प्रेस के सामने कहा है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं है, तो अंडरस्टूड था, इसलिए खुशी नहीं। ये इतना लेट जो चीजें हुई लगातार, और ये अब तो एकदम से खत्म, सबने कर दिया, सबसे पीछे आप हैं इस मामले में। और अभी भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें बहुत बड़ी एक चीज थी जिस पे चर्चा नहीं हुई, वो ये थी कि सीटें फ्रेंडली फाइट, ये क्यों होना है? फ्रेंडली फाइट क्या होता है? आप 10-11 सीटों पे लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं, तो अंडरस्टूड क्या है? आपको तो पब्लिक को भी समझाना पड़ेगा ना कि आप एक सीट पे दो लोग लड़ रहे हैं। नहीं अंकित जी, पब्लिक सब समझ रही है। 243 में मान लिया कि अगर 10 सीट पर हम अभी फ्रेंडली हैं, 233 सीट तो आप मान रहे हैं ना कि 233 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, यह तो मान रहे हैं। तो 233 पर आप मान रहे हैं, 10 सीट से फैसला नहीं होगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। फैसला 243 पर होने वाला है। पिछली बार 10 सीट से फैसला हो गया था। नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है, कोई पहली बात नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, फ्रेंडली फाइट हुआ है। मैं भी यही कह रहा हूँ, 2020 में 10 सीट से ही फैसला हो गया था। नहीं अंकित जी, बात सुन लीजिए, बात पूरा सुन लीजिए। आप ही बोलना शुरू कर दीजिएगा तो हमारा जवाब आप कैसे सुनिएगा? सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया गया कि अभी तो जो है सो आगे समय है, उसमें हम देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि अगर फ्रेंडली फाइट में कौन हमारा कैंडिडेट जो है सो बेहतर स्थिति में है, हम फिर उस पर निर्णय लेंगे। तो चुनाव तक जो है शुरुआत में निर्णय लेने के लिए इसमें समय है, इसलिए कोई हुआ जो है कोई बहुत हुआ कोई इशू है ही नहीं। उसको जो लोग इशू बना रहे हैं उनके पास में कोई इशू है नहीं। इसलिए सवाल है कि एनडीए में तो यह स्थिति है कि भाजपा के लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जनता दल यू के लोग जनता दल यू के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां पर तो यह है, जनता दल यू जो है सो भाजपा के खिलाफ में जो है सो अपने लोगों को कह रही है कि वोट नहीं देना है। भाजपा के लोग जनता दल यू लोगों को कह रही है, लोजपा के लोग कह रहे हैं। वहां तो वह स्थिति है कि जो है सो ऐसा ना हो कि जो है सो भाजपा अगर बड़ी हो जाए तो जनता दल यू का दावा खत्म हो जाए। तो वहां पर तो वह स्थिति है, यहाँ पर तो सही पर कुछ है ही नहीं। एनडीए में कहा अब तक जो है आज भी जो भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री का अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसमें कहने की क्या बात है? तो सब जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसमें कौन सी नई बात कहा गया? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं है ना यार, तो मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश जी है ही। ये कहा गया इस चुनाव के बाद यदि
खुदा न खास्ते एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इनके बातों पर यह भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, कह भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे, हर जगह पेच फंसाए हुए हैं। अब वह जो तो जैसे पिछले चुनाव में चिराग जी का इस्तेमाल किए, इसमें फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर चिराग जी कहें कि नहीं हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। तो एनडीए में बहुत तरह का राहुल इंटरनल कंट्राडिक्शन है। महागठबंधन में सब चीज पहले से स्पष्ट था, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था, और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है। आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, और बिहार को एक नई पहचान मिलेगी देश में। राष्ट्रीय स्तर पर विकास के पैमाने पर बिहार। ठीक है, राहुल जी के पास चलेंगे। राहुल आनंद जी, आरोप आप पे है, और ये आरोप नहीं है, ये जाहिर है, सबको पता है कि लगातार जब ये चर्चा चल रही है, आज से नहीं 4-5 महीने 6 महीने से चल रही है, लंबे समय से चल रही है। अब ऐसे में कि नीतीश कुमार के साथ आप लोग तो हैं, जाहिर सी बात है, आप ये भी कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है, क्या चुनाव के बाद अगर ये अभी क्लियर कर दिया जाए, जीतन राम मांझी आपके जो सहयोगी हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले ये चीज़ें कंफर्म कर दिया जाए कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, जदयू के जो वोटर्स हैं उनमें भी कंफ्यूजन है कि पता नहीं नीतीश ही सीएम होंगे, या जो दांव पेच हो रहा है उनमें अगर जदयू पीछे हुई तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले जाएगी। अंकित जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महागठबंधन के लोगों ने क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, महत्वपूर्ण ये है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दल का मुखिया कौन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने खासकर इस बात को क्लियर किया है, और हमने पूर्व में भी इस बात का परिचय दे रखा है कि बड़ा भाई छोटा भाई का हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे सीट्स के नंबर जो भी आए वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमारे दल के जो मुखिया है वो नीतीश जी ही होंगे, और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल है, अगर थोड़े से इसको हटके अगर बदला जाए तो जो आज महागठबंधन में जो बातें चल रही है, जिद की जो राजनीति चल रही है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये जो फ्रेंडली फाइट की बातें कर रहे थे, अभी चितरंजन गगन जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो जो बातें कर रहे थे 233, मुझे लगता है ये 243 नहीं, आप आ जाइए 253 पे, क्योंकि 10 पे तो आमने सामने आप ही के दो कैंडिडेट खड़े हैं, तो ये 253-54 का मामला आ गया है, और आपके नजर के सामने है। आप लोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो एक समान है, वो ये है कि जिद। मुकेश सहनी जिद कर रहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम बनाइएगा तो हम प्रचार करेंगे तो नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी का मुंह इसलिए सूखा हुआ था क्योंकि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा था, और तेजस्वी यादव जी जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, उस विजुअल की अगर बात की जाए तो उस विजुअल में लगातार वो कहते आ रहे थे, पीएम और सीएम की बात चल रही थी, बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी जी बनेंगे, लेकिन जब राहुल गांधी जी के हाथ में माइक गया तो उन्होंने इसको भाव तक नहीं दिया। यानी कि इनका पॉकेट नया है, चीज आज भी पुरानी है, यानी कि नए पॉकेट में पुरानी ही चीज बिकनी है, ये तय है। और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना आरजेडी की मजबूरी, और जंगल राज को जो कैरी करने की जो बातें की जाती हैं, जंगल राज 2.0 वर्जन का स्टार्टअप की ये शुरुआत है। और आपको मैं बताऊं कि जो लोग इतनी देर कर रहे थे वो इसलिए देर कर रहे थे क्योंकि इनके ऊपर दबाव दिया जा रहा था कांग्रेस के ऊपर, आरजेडी वालों की तरफ से, मुकेश सहनी जी के वजह से, ये दोनों गठबंधन पे कि भैया आप बनाइए तभी हम लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे, यानी एजेंडा तो ठीक है, अपने लिए तो बार्गेनिंग तो करेंगे ना, बार्गेनिंग कोई भी पार्टी अगर साथ में है तो बातचीत कर, हर इंसान अपने हक की बात करता है। भाई मांझी भी चाहेंगे कि हमको 6 से ज्यादा सीट मिल जाए, चिराग भी चाहेंगे कि हमको 29 सीट कम से कम मिल जाए, तो 29 सीटें तो चिराग पासवान का आप लोगों ने दिया ना। अंकित जी बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूं कि बार्गेनिंग करेंगे, तो बार्गेनिंग क्या उस समय करेंगे जब रण के मैदान में आप आ गए, और जब वहां युद्ध जीतने की बात आ रही है। तेजस्वी यादव जी घर में बंद है, तेजस्वी यादव जी कल निकले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पिछले 10 दिनों से वो घर में बंद थे, किसी ने देखा तक नहीं, कहीं कोई कमेंट तक नहीं आया, और आज अशोक गहलोत जी को भेजकर ये जादू की झप्पी इसलिए देना मजबूरी बन गया क्योंकि सब तबाह हो रहा था, सब बिखर चुका है, और एनडीए का नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, और एनडीए में आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट है, और डिप्टी सीएम भी बिल्कुल लगभग स्पष्ट है कि कहां से होगा, कैसे होगा। हमारे अंदर किसी बात को लेकर कोई खिंचातानी अंकित राहुल जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग जनसुराज वालों को तोड़ रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 3 विधायक, मतलब विधायक बनने के बाद तोड़ने की प्रथा सुने थे, बनने से पहले ही तोड़ ले रहे हैं।
उम्मीदवार देखिए, जिसको जनसुराज ने जिसको टिकट दिया, अगर वास्तविकता रूप से बात की जाए तो वो सभी तो एनडीए के ही लोग हैं, बीजेपी के ही लोग हैं। और उनको अगर वो गठबंधन नहीं जचा, मतलब माफ कीजिएगा, पार्टी। जनसुराज अगर नहीं जचा, तो फिर उनकी ये नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है कि उनको किनके साथ जाना है। उन लोगों ने भी देखा कि जनसुराज की जो वास्तविक स्थिति है बिहार में मजबूत कहीं नहीं है। जिस तरह से पीके का बयान आ रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजन में, बिल्कुल एग्रेसिव में, बिल्कुल गुस्साए हुए, एक एंग्री एंग्री बर्ड जो हम लोग बचपन में खेलते थे, आज भी चलता है, एंग्री बर्ड। पीके बिल्कुल एंग्री बर्ड हो गए हैं। उनका काम सलाह देना था, उनका काम राजनीति में नहीं था। वो इतने डरे और सहमे हैं कि उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ूंगा, और खुद वो बैक हो गए। जब उस दल का मुखिया बैक होने को तैयार है, तो फिर जो 3 लोगों की आप बातें कर रहे हैं, उनमें कितनी हिम्मत आ सकती है? नहीं, लेकिन आपको ये डर है कि आपका वोट प्रशांत किशोर काटेंगे, और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्रशांत किशोर को तो कि सीट बाय सीट थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं प्रशांत किशोर। देखिए अंकित जी, जाहिर तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार की जनता बिल्कुल इस चीज को स्पष्ट कह चुकी है और सुन रही है, और जन समर्थन भी जिस हिसाब से मिल रहा है, उसमें यही स्पष्टता के साथ ये झलक है, जो बिल्कुल पारदर्शिता है। और वर्तमान में जो स्थिति है, बिहार की जनता को चाहिए रोजगार, बिहार को जनता को चाहिए दवा, बिहार की जनता को चाहिए बीमारू स्टेट से बिहार का नाम बदलना, बिहार को जनता को चाहिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार को जनता को चाहिए बेहतरीन तरीके से फैक्ट्रियां जो हमारे प्रदेश में ऑलरेडी लगे हुए हैं, और हमने उस पे माइल स्टोन रखा है। आज आप बिहार के सड़कों पे चले जाइएगा अंकित जी, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि लिखा रहेगा कि दरभंगा यहां से 180 किलोमीटर की दूरी पे है, और कितने देर में पहुंच जाइएगा ये भी पता चल जाएगा, गूगल आपको बता देगा। यानी कि जो चीजें हैं बिल्कुल स्पष्ट है और जनता के नजर के चलिए, सामने है। ठीक। जो चमचमाता और जगमगाता बिहार दिख रहा है अंकित भाई, वो इसीलिए दिख पा रहा है क्योंकि हमारी यूएसपी रही है काम करने की। हमने, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, हमने 15 साल, 20 साल का गठबंधन की बात नहीं करते हैं, 15 साल हम सत्ता में रहे हैं। 15 साल की अगर वास्तविकता रूप से बात कीजिए तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार को सजाया है और बढ़ाया है। तभी आज बिहार की आर्थिक स्थिति 14.5% के विकास दर से आगे बढ़ रही है, और झारखंड से बेहतर है, बंगाल से बेहतर है। लेकिन फिर भी विकास करना है, विकसित राज्य में सम्मिलित करना है। ठीक, ठीक है, प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे। अशोक गहलोत का जिस तरीके से आना हुआ, उसके पहले की जो चीज़ें आपने देखा कि किस तरीके से महागठबंधन में सब कुछ गड़बड़ दिख रहा था, लग रहा था कि ये चुनाव तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि वो लोग, उनके नेता कह रहे थे कि थोड़ा धैर्य रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बड़े नेता शांत हो गए, किस तरीके से मुकेश सहनी लगा कि कोप भवन में चले गए हैं, क्या कुछ, कैसे ये सब चीज़ें अशोक गहलोत के आने के बाद ही सही हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो करंट में कांग्रेस का जो नेतृत्व है, चाहे वो कृष्णा अलवरू हो जिनके ऊपर टिकट बेचने, खरीद फरोख्त का तमाम आरोप लग रहे हैं, ये जो करंट नेतृत्व है वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए अशोक गहलोत को आना पड़ा, और पुराने ढर्रे से, और इस बार पूरी तरीके से लालू यादव ने फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस पे आरजेडी का दबाव रहेगा, और प्रदेश में अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो लालू यादव की सहमति से ही निर्णय होगा और उन्हीं के हिसाब से होगा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर रार ठना हुआ था, उसमें कहीं न कहीं 2 पार्टी थे। 2 पार्टियों में विभक्ता, एक कांग्रेस और एक आरजेडी। कांग्रेस, आपने सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है या जो प्रभारी बन करके आए थे, उन लोगों ने आरजेडी से सही तरीके से तालमेल नहीं किया, बातचीत नहीं किया, इससे यहाँ बात बिगड़ी। बिल्कुल वो मामला है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनकर के आए अल्लावरू, कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने आरजेडी को आंख दिखानी शुरू की। उस आरजेडी का जिसका महागठबंधन के भीतर कम से कम 70% का शेयर है, या उससे भी ज्यादा शेयर आप मान लीजिए, उस पार्टी को आप आंख दिखा रहे थे, उसके नेता को आप आंख दिखा रहे थे, तो बात तो बिगड़नी थी। तेजस्वी यादव भी नहीं मान रहे थे, अड़े हुए थे कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है। तो चीजें इस तरीके से बिगड़ी इनके बीच में कि बात बहुत दूर तक चली गई है, और इतनी दूर तक चली गई है कि आज अगर ये कह भी दिया जाए कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये मामला फिट नहीं बैठ रहा है। देर आए दुरुस्त वाला बात भी इन पर पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठ रहा है। रामधारी से दिनकर की एक कविता है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा कि मन कटुआणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जनता के बीच में तो जो मैसेज जाना था चला गया। हालांकि कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल जरूर होगा, लेकिन जनता के बीच में खास करके तेजस्वी यादव के जो मतदाता है, उनके
मन में तो ये बात घर कर गया होगा कि कांग्रेस बाद में भी खेल कर सकती है। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट जीत करके आए तो बाद में भी तेजस्वी यादव को ये लोग सीएम बनने नहीं दे सकते हैं। ये भी तो एक मामला चल रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एग्रीमेंट हो गया तेजस्वी यादव का कि अब जब भी महागठबंधन की सीटें ज्यादा आएंगी, सरकार बनाने की स्थिति आएगी, तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि भारत में जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से ये इजाजत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जो पेच फंसे हुए अभी भी कांग्रेस की ओर से, तो ये महागठबंधन के भीतर पूरी तरीके से अविश्वसनीयता का माहौल पैदा कर रहा है। इससे होगा ये कि वोट ट्रांसफर के समय बाधाएं अड़चन नहीं, अभी तो क्लियर हो गया ना कि अब तो मुकेश सहनी को नहीं, भी ठीक है। हाँ। अभी क्लियर हो गया, लेकिन जो चीजें मास लेवल पर चली गई है, अब तो इनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसी बातें कही जा रही है ना। अभी भी तो इनका मामला फंसा हुआ है। अशोक गहलोत ने कह दिया है, कांग्रेस के तमाम नेताओं का। अशोक गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे पहले पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की थी। कांग्रेस के अघोषित नेता, क्या कहा था उन्होंने? राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी है कहां? टिकट बंटवारे में विदेश दौरा पर है। ये तो आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी बैठे हुए हैं, कभी कभी बमक जाते हैं। बमक जाते हैं चितरंजन जी। मैं इनके पास एक बार जाके फिर आपके पास आऊं। बमकते नहीं है, बमकते हैं जब आप लोग काल्पनिक सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। अभी जितनी बातें आप बोल रहे थे, ये सारी चीजें काल्पनिक है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, ये वास्तविकता है कि नहीं? नहीं, काल्पनिक बातें कोई बोलने लगेगा, अंदर की बात जो है तो उसको माइक्रोफोन से पता चल गया, आंख के सामने आप देख रहे हैं कि विश्वास की कहाँ विश्वास की कमी है। अच्छा, ये सच नहीं है कि 1 घंटा पहले कि जितना मांझी को रिटर्न में देना पड़ा। भारत सरकार के गृह मंत्री के सामने बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रिटर्न में दे रहे हैं, और रिटर्न में देखो उसको गुप्त नहीं रखा गया, उसको प्रेस के सामने जारी किया गया। तो बढ़िया है और भरोसेमंद हो गया काम। नहीं, भरोसेमंद क्या, ये उसका क्या मतलब है? उस एग्रीमेंट का क्या महत्व है? वो लिख के दे दिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है, कोई उसका लीगल वैल्यू है क्या? कुछ नहीं है। तो लेकिन अविश्वास का माहौल वहां है, और ये जो है तो कह रहे हैं कि महागठबंधन में है। तो नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी से मिलने गए थे तेजस्वी यादव, मिल भी नहीं पाए। राहुल गांधी है कहाँ? तो मौन है, और जहां पर हर चीज पारदर्शी तरीका से है, ओपन है। अब हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे फलना आदमी कुंभ भवन में थे, तेजस्वी जी नहीं निकल रहे थे। भाई तेजस्वी जी आपके सामने में, आप तो फोटो लगा रखिए ना। हम जानते हैं कि आपके दिल में तेजस्वी यादव है, हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव आपके दिल में है। तो आप जो है तो फोटो, अरे भाई टिकट बांटना है, कार्यक्रम बनाना है, रणनीति बनाना है। ये मेरा कहना नहीं था, ये मीडिया का विश्लेषक का कहना था, मेरा कहना नहीं था। मीडिया भवन से तो निकले नहीं क्योंकि वो नाराज थे कि जीत गई है, हार गए हैं। अभी सुन रहे हैं ना? अच्छा, मीडिया का तो अभी सुन रहे हैं। नहीं, मैंने तो उदाहरण दे दिया कि विश्वास की कमी किस गठबंधन में है, मैंने उदाहरण दे दिया। लेकिन मीडिया का तो देख रहे हैं कि जो है सो महागठबंधन में जहाँ सब चीज ओपन है, उसमें कह रहे हैं कि विश्वास की कमी है, और जहाँ विश्वास की कमी है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मीडिया की तो यही स्थिति है। ठीक है, राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी की क्या आवश्यकता है इसमें? जब अरे भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के फेस होंगे। पप्पू यादव तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव कांग्रेस के क्या हैं? यही तो आपको बताना है ना कि क्यों क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है पप्पू यादव। मैं हमारे गठबंधन में वो नहीं है, और कांग्रेस के 54 मेंबर है। मैं जानता हूं आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, मोहन गौरव एक सवाल है प्रभारी है उनको। कि कांग्रेस के बैनर तले वे लालू यादव पर सवाल खड़ा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पप्पू यादव, महागठबंधन पर टीका टिप्पणी करते हैं। मीडिया उनको स्वघोषित कांग्रेस का नेता मान रही है, वो मीडिया जाने। अरे कांग्रेस कह रही है सर, ये मीडिया क्यों घोषित कर रही है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने कभी कहा क्या? कांग्रेस ने कभी कहा क्या
कि जो है पप्पू यादव कांग्रेस हमारे ने डिनाई भी प्रवक्ता नहीं किया हैं। है। कांग्रेस कांग्रेस ने अरे भाई झारखंड में, दिल्ली में पप्पू यादव से प्रचार करवाया कांग्रेस ने। नहीं, कांग्रेस ने ये कब कहा कि वो हमारे साथ प्रचार नहीं है? करना छोड़िए ना, प्रचार करना तो बहुत लोग प्रचार करता है, उसका क्या मतलब है? कांग्रेस प्रचार ने करने कभी का नहीं मतलब- चितरंजन जी कहा कि पप्पू यादव हमारे साथ नहीं है। कांग्रेस ने यह भी नहीं कहा है। उनके वो नहीं, प्रदेश कार्यालय में जाते मैं हैं आपसे तमाम। पूछ रहा हूँ, पप्पू यादव कांग्रेस के चौनिया मेंबर हैं? मैं भी नहीं जानता हूं, मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन चूंकि ये आपके महागठबंधन, तो ये यहाँ आप ही ना पप्पू यादव बताएंगे। कहाँ से आ गए भाई? पप्पू यादव से मेरा समझौता नहीं ना है, गठबंधन कांग्रेस के साथ है। ठीक, ये मीडिया जबरदस्ती पप्पू यादव, मैं कह रहा हूँ पप्पू यादव, मैं कांग्रेस को जानता हूँ, मैं ये खड़गे तो साहब हम को लोग भी जानता यही हूँ, जानना मैं चाहते सोनिया हैं जी कि को जानता पप्पू हूँ, यादव किस मैं हैसियत राहुल से जी को जानता महागठबंधन के हूँ। भीतर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं भी यही जानना चाहता हूं, आम लोग भी यही जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव की आम महागठबंधन में लोग को जो क्या है। आम देखिए, आम लोग को जो जानना है, आम लोग जान रहे हैं, बिहार को बदलना है, बदलाव की आंधी चल रही है। इस बात इधर उधर कुछ नहीं चलने वाला है, सब जो है सो मीडिया में रह जाएगा, मीडिया से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी समझदार है, वह जान रही है। अभी अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 20 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? बेल थूक रहे थे। आज आपको याद पड़ रहा है शिक्षा, आज आपको याद पड़ रहा है स्वास्थ्य, और आप नहीं, आप कह रहे हैं विकास निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का अगर तुलना करना है तो मैं तुलना करूंगा अगल बगल के राज्यों से। विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब कोई कहे कि बिहार जब देश आजाद हुआ था, राहुल जी ठीक है, राहुल जी का सर कुछ बोल रहे हैं, राहुल जी उनको ले लेते हैं, बताइए जी। 15 साल की बात करते हैं, 20 साल पर नहीं जाते हैं। जब आपने सरकार छोड़ा था, जब बिहार दिया था, तो 117 किलोमीटर आपके पास सड़क था, ग्रामीण सड़कें। आज 1,20,000 किलोमीटर सड़कें हो गई। यही कर रहे थे हम। और बताते हैं, जब आपने छोड़ा था इसमें उस समय कितना लगभग आपका 6 दिया इंजीनियरिंग हुआ है? कॉलेज थे, ये आज लगभग जो 28 ग्रामीण इंजीनियरिंग कॉलेज हो सड़कों गए की हैं। चर्चा ये कर कर रहे रहे हैं, थे हम। और ये बताते यूपीए हैं, एक जब सरकार आपने का बिहार दिया छोड़ा हुआ था, है। तो लगभग 2 मेडिकल आदरणीय कॉलेज थी, आज रघुवंश लगभग बाबू 28 ग्रामीण मेडिकल विकास कॉलेज हैं, मंत्री 15 बन थे, रहे हैं। ये कर उन्होंने रहे थे बिहार हम। के जब सारे गांवों के सड़कों जब को आपने बिहार पक्कीकरण छोड़ा किया। था, तो आपकी आपका क्या 1600 दिया हुआ मेगावाट की है? कैपेसिटी थी बिजली उत्पादन की, और हमारे पास 10,000 मेगावाट बिजली कैपेसिटी के उत्पादन की कैपेसिटी है। ये कर रहे थे हम। जब आपने बिहार छोड़ा था, तो 65.1 शिक्षक रेशियो था, बिजली पैदा और आज नहीं हो रहा है। 35.1 बोलने है। दीजिए ये कर रहे थे चितरंजन हम। जी, जब बोलने आपने दीजिए। बिहार बिहार छोड़ा में था, राजद तो की आपने सरकार थी, बिहार खुद अपना बिजली पैदा करता था। व्यक्ति की आज आय आप भी थी, एक और आज यूनिट अपने भी 7 बिहार में पहुंचाया पैदा है। नहीं हो रहा है। वर्तमान में क्या बात कर रहे हैं ये आप? बिल्कुल कम है, लेकिन ये कर रहे थे हम। और आप साथ ही साथ बिहार की आर्थिक स्थिति जो है वो 14.5% के दर से आज हम बढ़ा रहे हैं। ये कर रहे थे हम। ठीक। और मैं बताता उसके हूँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास भी 94 लाख लोग 100 गरीबी रेखा किलोमीटर से का था, नीचे आज हैं। हमारे पास उसके लगभग बावजूद 65 भी किलोमीटर का है। ये 94 कर रहे थे हम। लाख लोग आपने जब बिहार छोड़ा था, तो चलिए। बिल्कुल बेबस और बेसहारा बिहार छोड़ा था। आज हमारे पास बिहार में लगभग बरौनी की क्षमता हमने बढ़ा दी है। एग्रो इंडस्ट्री को स्थापित कर दिया, पेप्सी को स्थापित किया, बिटिने को स्थापित किया है। एक एयरपोर्ट छोड़ा था आपने, 4 एयरपोर्ट दिया है हमने। ये कर रहे थे हम। एक भी एम्स नहीं था, आज 2 एम्स बिहार के अंदर है। ये कर रहे थे हम। ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमने किया है। यहाँ तक कि बीटा को ड्राई बिहार के एयरपोर्ट लोग दिया है। ये गरीबी सारी रेखा चीजें से हमने नीचे किया हैं। है, और यही आज करके भी जाएंगे। आपके पास क्या है? जंगल राज के अलावा कुछ भी नहीं है, बस नए पॉकेट मैं में पुरानी चीज। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं राम बंधु जी। जंगल राज आज जो पीढ़ी है, वो जंगल राज नहीं, आज वो गुंडा राज देख रही है, चलिए। गुंडों का राज देख रही है। राम बंधु जी, राम बंधु जी, वो आवाज जंगल अब तक राज मेरी के आ रही बारे में है? नहीं जानती है। राम बंधु न जी, आवाज आ सुनना रही है? चाहती है। वो आज की मुकेश सहनी पर जिस तरीके से आज की मुहर स्थिति लगाया देख गया, रही है। फाइनली मुहर जो मुकेश सहनी पर लगाया गया, क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी के प्रभाव को स्वीकार कांग्रेस ने और बाकी सब गठबंधन के सहयोगियों ने किया, या मुकेश सहनी को स्वीकार करने के पीछे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की मित्रता है, तेजस्वी यादव का कांग्रेस पे दबाव है, लालू यादव का अंतिम निर्णय है, मुकेश सहनी की ये जीत है, लेकिन गठबंधन के बाकी जो सहयोगी हैं उनकी एक तरीके से ये हार है कि 15 सीटें प्लस डिप्टी सीएम, एक बार में सब कुछ मिल गया मुकेश सहनी को। और इसका कितना फायदा हो सकता है महागठबंधन को? जी अभी भी देखिए कि डिप्टी सीएम और सीएम दो के चेहरे घोषित हुए हैं, लेकिन इन लोगों का घोषणा पत्र सामूहिक तौर पे घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, और अन्य
जितने भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के कारण कांग्रेस में और आरजेडी में टकराव हो रहा है, इसका प्रमाण अभी भी यहाँ एक पप्पू यादव वाला फैक्टर मिला। वो किसी मुद्दे पे अभी सुलह हुई नहीं है। यानी कि जो टकराहट है, उनमें केवल एक ही मुद्दा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि उसके बिना चुनाव प्रचार चुनाव प्रचार की शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी। आरजेडी या महागठबंधन न तो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, न रैलियां निकाल रहे थे। अब देखिए कि मात्र 13-14 दिन से ज्यादा समय नहीं है प्रथम चरण के चुनाव में। बीजेपी किस स्तर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अमित शाह बार-बार बिहार आ रहे हैं। भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में हैं और उसके ठीक विपरीत आप महागठबंधन को देख लीजिए कि ये चुनाव प्रचार में कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की रैलियां कर रहे हैं। तो इनका चुनावी अभियान एक थम सा गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एनडीए में भी ये सवाल हो रहा है। विपक्षी पार्टी आज भी अशोक गहलोत भी पूछे हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन उसके कारण उनका चुनाव प्रचार अभी रुका नहीं है। किसी तरह के चुनाव प्रचार अभियान पे कोई बाधा नहीं आ रही है। इनका तो थम सा गया था। तो ये मुद्दा अब सुलझ गया है ताकि अब जो लोग हैं अब चुनाव प्रचार में अपना जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आंतरिक कटुता है वो सुलझी नहीं है। सब कुछ सामान्य जैसा नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस और आरजेडी में एक सामान्य स्थिति नहीं बन पाई है। तो मुकेश सहनी इस वक्त आरजेडी की आवश्यकता भी बन गए हैं। अगर आरजेडी कांग्रेस पार्टी पे दबाव बनाना चाहेंगे तो उनके साथ कौन है? जो सीपीआई, सीपीआईएम और जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो उनके साथ रहेंगे या उनसे ज्यादा खुल के मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा निरंतर जब से कृष्णा अल्लावरू आए हैं तब से लेके आज तक एक दबाव की राजनीति कर रही है और वो आरजेडी की जैसे जेबी पार्टी, पॉकेट पार्टी के रूप में जो उनकी छवि बनी थी उससे वो बाहर निकल के टकराहट की जो राजनीति है वो आज तक कायम है। देखिए कृष्णा अल्लावरू हैं, वो इस बात के उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने टिकट बेच दिया। जिन लोगों को कांग्रेस के अंदर टिकट नहीं मिला वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि वो प्रतीक हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी की इजाजत के बिना वो लालू यादव या आरजेडी से कोई टकरावपूर्ण निर्णय तो ले नहीं सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो 2025 के चुनाव के बाद की जो बिहार की राजनीति होगी उनमें तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख होंगे। लालू जी हैं। लालू जी अब स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में कितना सक्रिय रहेंगे? तो क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाती आई है, मानती आई है, अब उनके बाद तेजस्वी यादव का भी वो झोला ढोएगी आगामी 5-10 साल की राजनीति में, या कभी भी उससे बाहर निकलेगी? तो इस नैरेटिव के प्रतीक है कृष्णा अल्लावरू। भले ही वो कभी कभी एक बात चल रही है कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में, जैसे अभी चितरंजन जी ने कहा कि कौन है पप्पू यादव कौन है, लेकिन एक चीजें चल रही है। अब कह रहे हैं कि कयासों की बात मत करिए, लेकिन बहुत सारी चीजें सामने दिख रही है, वो सही होते दिख रही है। ये बात चल रही है, चर्चे में है। कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने बताया कि, और अल्लावरू का तो विरोध सामने दिख रहा है। पप्पू यादव का, कृष्णा अल्लावरू का और राजेश राम का, इन लोगों का टिकट बंटवारे में खूब चला है, और खासतौर से पप्पू यादव और कृष्णा अल्लावरू का। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए जी, टिकट बंटवारे में चलना और टिकट बेचना दो अलग तरीके की बात है। देखिए अभी जो मुकेश सहनी के साथ समझौता हुआ है, उनको सीटें मिली हैं, उनमें 10 कैंडिडेट, इस बात मीडिया में भी है कि 10 कैंडिडेट आरजेडी अपने तरफ से देना चाहती है। यही हाल पहले आरजेडी कांग्रेस के साथ करती थी। तो टिकट बंटवारे में सर कृष्णा अल्लावरू का चला, यानी कि कांग्रेस के टिकट में आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही टकराहट का कारण है। अशोक गहलोत आए, जब टकराहट बन गई, देखिए चुनाव अभियान ही थम गया था, इसीलिए अशोक गहलोत आए हैं। ये चाहते तो कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के निर्देश पे खुद भी सुलझा सकते थे, लेकिन वो प्रतीक हैं आरजेडी से टकराहट के, तो वो इसीलिए अशोक गहलोत बीच में आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने टिकट बेच दिया। इसका मतलब ये है कि आरजेडी के दबाव के बिना वो अपने सीटों पे टिकट वितरण करना चाह रहे हैं, और उनकी चली है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनकी भी चली है, वो प्रभारी हैं। प्रभारी के निर्देश को तो मानना ही चाहिए। कांग्रेस जो किसी भी पार्टी के जो प्रभारी हैं, किसी भी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन लोगों का सलाह, अगर टिकट बंटवारे में इन लोगों की सलाह की अहमियत नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? लेकिन इसका अभी भी आरजेडी और कांग्रेस में जो टकराहट है वो सुलझी नहीं है। और देखने वाली बात है कि क्या वाकई में एकजुट होकर के ये महागठबंधन चुनाव के मैदान में जाते हैं या नहीं जाते हैं। जैसा कि कई बिंदुओं पे एनडीए में भी मतभेद है। बीजेपी खुल के नहीं बोलती है आज तक कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन फिर भी
लोग साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और चुनाव अभियान में जा रहे हैं। नीतीश जी भी जाते हैं और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, अमित शाह भी जा रहे हैं, तो वहां कुछ रुका नहीं है, यहाँ सब कुछ थमा सा है। तो इसमें गतिशीलता लाने के लिए जरूरी था कि कम से कम डिप्टी सीएम और सीएम के चेहरे की घोषणा कर दी जाए। ठीक, प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे, फिर मैं आरजेडी के पास आऊंगा। सर, ये बात जो चल रही है कि दो धड़ा एक तरीके से अब तो मान लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो लोग डीलिंग में थे वो अब पीछे हट चुके हैं। अशोक गहलोत आए, सब कुछ सेटल कर दिए, यानी कि पुरानी पार्टी पुराने तरीके से काम की। लेकिन अगर ये माने कि सीट शेयरिंग में भले ही ना चल पाई हो, गठबंधन में नहीं चल पाई हो और समझौता नहीं करा पाए हो, लेकिन अपनी सीट, अपने हिस्से की जो 50-60 लोगों को टिकट देना है, जाहिर सी बात है उसमें तो कांग्रेस का ही चलेगा। कांग्रेस जहां अपने आदमी लड़ाएगी उसमें तो कांग्रेस के लोग ही निर्णय लेंगे। ऐसे में बिहार में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा लावरू, उनकी चली होगी, सबसे ज्यादा चली है, मतलब सबसे ज्यादा। फिर पप्पू यादव की भी चली है। तो प्रियदर्शी जी, आपसे यही सवाल है कि अगर ऐसे लोगों की चली है और ये लोग अगर सेलेक्ट होके आते हैं, मान लीजिए अभी सब कुछ ठीक भी है, तो क्या चुनाव के बाद इस बात की गारंटी है कि जो कांग्रेस और आरजेडी के लोग चुन के आएंगे, विधानसभा का नया जो स्वरूप होगा उसमें साथ में रह पाएंगे? टकराव तो फिर रहेगा ही। ये टकराव रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अल्लावरू जी जब तक एम्पावर्ड रहे सीट बंटवारे को लेकर के, तब तक मामला सुलझा नहीं था। इसीलिए 3 सीनियर ऑब्जर्वर्स कांग्रेस ने नियुक्त किया था, जिसमें अशोक गहलोत साहब थे, अधीर रंजन चौधरी थे और छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री। ये 3 लोगों को सीनियर ऑब्जर्वर्स बना करके इसीलिए भेजा गया था कि बिहार कांग्रेस को जो लोग कमान संभाले हुए थे उनसे संभल नहीं रहा था। एक के बाद ये लोग ऐसे निर्णय ले रहे थे, एक के बाद, जिससे महागठबंधन के भीतर असहजता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा के दौरान भीड़ जुटी है, कांग्रेस का झंडा डंडा दिखा है, वो सिर्फ उनका है। लेकिन सच्चाई ये था कि वो महागठबंधन की ताकत, साझा ताकत थी। उसमें कांग्रेस का झंडा और डंडा मैनेजमेंट जरूर था, पैसा जरूर कांग्रेस का लगा हुआ था, लेकिन लोग महागठबंधन के थे। महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकती थी। कांग्रेस को लगा कि नहीं, ये ताकत मेरी है और इसके आधार पर हम तमाम पार्टियों को डील करेंगे। आरजेडी को ये नागवार गुजर रहा था। और आरजेडी को क्यों ना नागवार गुजरे? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, 2 महीने पहले यहाँ राजनीति शुरू की। आरजेडी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, तेजस्वी यादव को की ताजपोशी होनी है, वो मानते हैं कि मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं महागठबंधन के भीतर, और उस पर तरह तरह के सवाल कांग्रेस खड़ा कर रही थी। तो इससे असहजता की स्थिति उत्पन्न हुई और इस असहजता की स्थिति उत्पन्न होने से महागठबंधन में तमाम तरह के विवाद शुरू हो गए थे। और आज भी प्रश्न चिन्ह है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की ओर से तमाम लोगों का तो नाम आ गया, महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, सबने स्वीकार कर लिया। उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी होंगे, यह भी मान लिया गया। लेकिन कांग्रेस को क्या मिला है? कांग्रेस के लिए तो अभी भी कुछ इस तरीके की घोषणाएं नहीं हुई है ना, डील किस आधार पर हुआ है वो सामने नहीं आया है। चितरंजन जी फिर नाराज हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि ये जो डील हुआ वो तो सामने आ गया। आरजेडी के पक्ष में जो डील हुआ वो सामने आ गया। मुकेश सहनी के लिए व्यक्तिगत तौर पर और उनकी पार्टी के हित में भी जो डील हो गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया। कांग्रेस को क्या मिला है? नहीं, वो तो खुश होंगे कांग्रेस से कि उनकी जीत हुई, जाहिर सी बात है। चितरंजन जी के पास चल लेते हैं हम। नहीं, वो जीत नहीं है, वो मतलब जो मांग कर रहे थे कि हमारा एक डिप्टी सीएम होना ही चाहिए, घोषित होना चाहिए, मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस की ओर से भी कमजोरी है, उनके पास चेहरा ही नहीं है। और जो चेहरा वो आगे लाते हैं उसको 4 कदम पीछे लेकर के चले जाते हैं। जिन चेहरों पर वो कैंपेन कर रहे थे 2 महीना पहले, आप ढूंढ करके देखिए कांग्रेस में वो चेहरा आज नहीं नजर आएंगे। आज सेटर लोग कांग्रेस में नजर आएंगे जो सेटिंग कर रहे हैं टिकटों का। जी ठीक है, चितरंजन जी के पास आऊंगा, फिर राहुल जी के पास आऊंगा। सर, ये सवाल मैं कर रहा हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि करंट में जो कांग्रेस, चूंकि आप लोग साथ में हैं, आप लोगों ने एक यात्रा भी कर लिया, राहुल गांधी उसके बाद नहीं दिखे, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी है, उसमें देखेंगे तो अमित शाह भी, जेपी नड्डा आ जाए और नरेंद्र मोदी की रैलियां हो ही रही हैं, राहुल जहां पर नीतीश कुमार रैली करते हैं। आप चूंकि आप बोल रहे हैं कि कयास की बात या तमाम आरोप जो भी लगाए, लेकिन ये चीज 10-15 दिन 20 दिन में आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहां पे आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ मिलकर रैलियां कर रही हूं, चुनाव प्रचार कर रही हूं। इलेक्शन को अब तो बहुत नजदीक हो गया, वोटिंग का दौर आ गया, सब कुछ हो गया, नॉमिनेशन हो गया, कैंसिल करने का समय आ गया, आप लोग नहीं दिखे। लेकिन सामने आपके जो प्रतिद्वंदी हैं
कुछ सीटों पर था, विवाद था, उसमें भी वापस ले लिया गया, या तो किसी ने दूसरे पार्टी ने वापस लिया या दूसरी पार्टी ने लिया। कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को तो कह सकते हैं ना ऑन रिकॉर्ड कि जो अभी तक कांग्रेस जो डील कर रही थी वो सही से डील नहीं कर पा रही थी, इसलिए अशोक गहलोत को आना पड़ा, पुराने नेताओं को आना पड़ा। अब भले ही अब राहुल गांधी आए, लेकिन वो पुराने तरीके से ही सब कुछ हुआ है। नहीं, देखिए ऐसी कोई डील है हम लोग के बीच में। डील है बिहार के बारे में, डील है बिहार के नौजवानों के बारे में, डील है बिहार में जो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, नौजवान डिग्री लेकर सड़क पर बउआ रहे हैं उसके बारे में, जो यहाँ से पलायन हो रहा है उसके सर, बारे ये में, सवाल का इतनी जवाब बड़ी नहीं संख्या है में सर। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं उसके बारे में। नहीं बिहार नहीं, की बेहतरी के ये बारे फिर हम में, 365 दिन इस पे बात कर सकते हैं, ये मुद्दे तो ठीक है, लेकिन आज हम राजनीति पॉलिटिक्स पे बात करने आए हैं ना, तो उस पे बात करिए। इसी पर डील हुआ है। दूसरा बात अंकित जी मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए भाजपा के पास में भारत सरकार है, अब उसके जो मंत्री आएंगे आपको दिखाई पड़ेंगे, हाँ। चाहे वो अच्छा, हमको जो नहीं दिखाई पड़ा उनका नाम तो बता दीजिए आप। नहीं मैं बता अंकित जी जवाब सुन लेने दीजिए, जवाब जो देने दीजिए। कई राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, मीडिया में वो आएगा। हमारे यहाँ कंपेनिंग चल रहा है, प्रखंड स्तर से लेकर विधानसभा स्तर से लेकर जिला स्तर तक चल रहा है। मैं आपके डिबेट में आया हूँ, कंपेनिंग से आया हूँ। हमारे गठबंधन के सारे लोग हर जगह जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक समन्वय समिति बनी हुई है। तो जो है सो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच नहीं, में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं चाहता हूं कि इन पे बताएं कि ये 10-15 दिन से क्यों नहीं, या लंबे समय से क्यों नहीं आ रहे हैं। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपको मैं 2020 में ले जाना चाहता हूं। 2020 में 56 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, भारत सरकार से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे थे, और मेरे पास मात्र 2 हेलीकॉप्टर था। एक हेलीकॉप्टर पर आदरणीय तेजस्वी जी जाते थे, एक हेलीकॉप्टर से कभी लालू जी जाते थे, कभी और नेता लोग जाते। चलिए, आप नहीं वो चीज बता रहे हैं। मैं राहुल आनंद शायद जाने वाले हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ सर। राहुल आनंद जी कुछ उनसे बात करूँ, निकलने वाले हैं। 3:1 है, 3 एक तरफ है, मैं पूरा समय आपको दे भी रहा हूँ। देखिए आप राहुल आनंद को कितना मैंने समय दिया, आपके सामने है, आपके सामने है। जवाब तो सुन लीजिए। अखबार के पन्नों पर माने 80% जगह उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े चेहरा हैं। हम तो आम लोगों के बीच में रहने वाले हैं। आम लोग मेरा कंपेनिंग कर रहा है यहाँ पर। बड़े अमित शाह के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में? सर, राहुल गांधी के आने से तो फर्क पड़ेगा ना, आपके बड़े नेता हैं वो आए, अच्छा लगेगा। आएंगे, राहुल गांधी के आने से तो फर्क पड़ेगा ना। गठबंधन का प्रचार होगा, तो इसलिए उस पर नहीं जाइए। बिहार है, बिहार। ठीक, ये निकलने वाले हैं राहुल आनंद। बताइए राहुल जी, इनका आरोप यही है कि आपके पास भाई सरकार है, ताकत है, आप उस ताकत का उपयोग कर रहे हैं। अब उनके पास वो चीजें नहीं है, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं अपने तरीके से, और बूथ वाइज और जिला वाइज तो काम कर ही रहे हैं, संगठन काम कर रहा है, भले ही बड़े नेता भी नहीं आए हैं। अंकित जी, यही दुविधा है विपक्ष को, और विपक्ष हमेशा एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहता रहता है कि आपके पास सरकार की ताकत है। अगर सरकार की ताकत वास्तविकता में होती तो क्या हम हर जगह जीत नहीं जाते, 240 पे ही सबमिट करा जाते, और ऐसे तमाम चीजें। ये मेहनत करने से भागने वाले लोग हैं, और राहुल गांधी जी जिसके लिए बिहार कुछ भी नहीं है। ये बिहार में आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिहार को महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि महागठबंधन के लोग केवल बातों के से आजादे हो सकते हैं, और धरातल पर अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए ने किया है। और जहां तक 56 हेलीकॉप्टर की बातें हैं, तो थोड़ा सा उनको अपने डिक्शनरी को ठीक कर लेने की आवश्यकता है। 56 हेलीकॉप्टर का मतलब शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। और जनता के बीच में हमारा चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार में दौरा करने लगे हैं, तो इसका मतलब साफ है इनका झगड़ा अभी सुलझने वाला है। चिराग पासवान नीतीश के लिए रैली कर रहे हैं कि नहीं, आप ये बताइए। चिराग पासवान जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के लिए रैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जरूर करेंगे, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनके साथ करेंगे, उनके साथ साझेदारी में करेंगे। अभी तक तो नहीं किए।
करेंगे करेंगे करेंगे, 12 रैलियां हैं उनकी, निश्चित रूप से करेंगे। मांझी जी, चिराग जी, अब देखिए, अब ये लोग तमाम आरोप लगाते हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि अभी भी ऐसा लगता है कि चिराग जी और जैसे कई बार ये कहा जाता है कि जनसुराज के प्रति उनकी बड़ी नरमी दिखती है, और ये लोग 2020 में जो किए थे, अभी भी जदयू के चिराग अपने सपोर्टर्स को भी ये संदेश उस मजबूती से नहीं दे पा रहे हैं कि आप लोग जदयू का सपोर्ट करें। आपके साथ तो सब है, लेकिन समस्या जदयू के साथ है, आप लोग नीतीश कुमार के साथ समस्या खड़ी किए हुए हैं, ये आरोप है। इसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण हो, उस अर्जुन को डरने की क्या आवश्यकता है? इसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण हो, उस अर्जुन को डरने की क्या आवश्यकता है? उस अर्जुन को डरने की क्या आवश्यकता है? अब थोड़ा माफी चाहेंगे, मुझे दूसरे चैनल से कॉल आ रहा है बार बार। ठीक ठीक है चितरंजन, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चितरंजन जी बोल रहे थे कि ठीक, चितरंजन जी बोल रहे थे अभी कि जो मांझी जी हैं, मांझी जी भी नाराज हैं और तमाम लोग नाराज हैं। अंकित जी, हाँ, अंकित जी, खटास माने इसको कहिए कि मिठास कहिएगा, इतना आप अब लोग समझिए, चाहे प्रियदर्शी जी हैं और जो साथी हैं बताएंगे। मांझी जी ने कहा था कि जहां जहां लोजपा लड़ेगी चिराग जी की पार्टी, वहां मैं अपने उम्मीदवार को खड़ा करूंगा। 2 सीटों पे नहीं, जहां जहां नहीं, गया के लिए मुझे याद है ना, उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार के लाइन पर आते हुए गया में जहां पे जिन 2 सीटों पे मेरा दावा है उस पे मैं लड़ूंगा, जिस पे एलजेपीआर है। मांझी जी ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए, नीतीश जी के नाम घोषित कीजिए। नहीं, रिक्वेस्ट किया, कहा नहीं। खटास नहीं है, वो मिठास है, वह मिठास है। और पता नहीं हम लोग के बारे में क्या, लेकिन देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, हाँ, टीवी के स्टूडियो में बैठकर टीवी में डिबेट कर लेना अलग बात, हाँ, जनता बिहार की इतनी पॉलिटिकली जागरूक है, हाँ, वह सब समझ रही बिल्कुल है। बिल्कुल और इस सर, बार कुछ दाया बाया नहीं चलने वाला है। नहीं, सहमत हूँ इस आपकी बार बात जो से। है 177 से भी बड़ा बयार चल रहा है। 77 में जो जेपी मूवमेंट के बाद जो बदलाव की हवा चली थी, उससे तेज हवा, और आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह गति पकड़ चुका है। अब इस गति में जो आएंगे, मोदी जी आवे, अमित शाह आवे, नड्डा जी आवे, हवा में उड़ जाएंगे। जितना आएंगे उतना हमको फायदा होगा। सर जितना अब मैं लालू जी को गाली देंगे उतना हमको फायदा होगा, जितना तेजस्वी जी को गाली देंगे उतना हमको फायदा होगा, क्योंकि इनके पास में कुछ है नहीं। 20 वर्षों में क्या किए, कुछ है नहीं। तो मैं अब आखिरी सवाल एक बार आपसे फिर से रिपीट कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि समय नहीं मिल रहा है या बीच में टोक रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अगर एक लाइन में जवाब दे पाए, क्या आपको लगता है, क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं लगभग महीने भर से बिहार में नहीं पहुंचे हैं, जबकि बिहार पूरे चुनावी मोड में है? आप ये कह दीजिए मैं झूठ ये बोल रहा हूं तो मैं मान लूंगा कि मैं यहाँ पे गलत विश्लेषण कर रहा हूं। आपने देखा आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, यहाँ पर जो लगातार 2 सप्ताह तक यात्रा चला, वो कब? उस यात्रा में शामिल थी। सर वो कब? मेरा सवाल यही है। वो तो मैं भी मानना वो लोग आए थे, लेकिन कब से गायब है, मेरा सवाल ये है। नहीं गायब तो जो है सो वो लोग ने खोजता है। आप कह दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ। आज नहीं लगता है कि जरूरत नहीं है कांग्रेस की आज इतना तो कम से कम विकास हो ही गया है कि आप दिल्ली में क्या, आप कहीं, आप अमेरिका में, वहां वाशिंगटन से कुछ बोलिएगा, आपका मैसेज गांव गांव तक पहुंच जाएगा। अच्छा ये बता दीजिए राहुल गांधी हैं कहाँ अभी? नहीं, राहुल गांधी कहाँ हैं इसके लिए आप काहे बेचैन है? राहुल गांधी को अरे हम बेचैन इसलिए हैं कि हम कम से कम यहाँ से न्यूज तो बता दें लोगों को तो पता चले, राहुल गांधी के सपोर्टर्स को पता चले कि राहुल गांधी कहाँ है। राहुल गांधी के सपोर्टर को पता है, राहुल गांधी के सपोर्टर को पता है, यह कोई सवाल है क्या? पप्पू यादव को पता है आप कहाँ हैं? हम आपके साथ डिबेट पर बैठे हुए हैं, आप कहीं आप कहाँ हैं? नहीं आप तो हैं, आप तो दिख रहे हैं। जनता को इन सवालों से कोई मतलब नहीं है। चलिए इन सवालों में आप भरमा नहीं सकते हैं ठीक बिहार की जनता को कि कौन कहाँ है, कौन आया नहीं आया। इन सब सवालों से अब बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है।
बिहार की जनता खोज रही है कि दूसरे राज्यों का विकास कहाँ हुआ और आप कहाँ हैं। आप जो कहते हैं कि 2005 से 2025 तक यहाँ पहुंचे, यह वो तो गति है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस यह नहीं कहती है कि जब आजादी मिली देश में सुई का कारखाना नहीं बनता था और आज जो है सो प्लेन बन रहा है, आज मिसाइल भारत बना रहा है। यह एनडीए का देन नहीं है, यह एनडीए का देन नहीं है। आज बिहार की जनता खोज रही है कि यूपीए सरकार में आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री थे, बिहार में 3-3 फैक्ट्रियां दी। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जमीनें नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, अब छोटी छोटी प्रतिक्रिया जमीनें बाकी नहीं दो मिल मेहमानों रहा से ले लें और खत्म करते हैं। सो लगभग अंतिम पड़ाव पे है, तो राम बंधु जी से मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। क्या आप मानते हैं कि आरजेडी अब फिर से एक बार उस स्थिति में आ गई है कि सिर्फ तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव एक तरीके से जो चाहेंगे महागठबंधन में अब वही होगा, कम से कम चुनाव तक तो वही होने वाला है? देखिए, तेजस्वी यादव सीएम फेस बन चुके हैं। एक बिंदु पे टकराहट थी, वो सॉल्व हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी पे या पूरे महागठबंधन पे तेजस्वी यादव का एकाधिकार हो गया है, या यूं कहें कि वो एक अकेले नेतृत्व करने के लिए अब महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे आज अगर पप्पू यादव ने आरोप लगाया, तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनको सीएम का फेस माना गया, उसी को लेकर के पप्पू यादव का आरोप था। तो ये बताता है कि अभी सभी गुत्थियां सुलझी नहीं है, और इसके बावजूद सीएम मान लिया गया तेजस्वी यादव को। तो क्या कांग्रेस के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हैं आरजेडी के, वो वापस हो लेंगे? ठीक, तो कहाँ गुत्थियां सुलझी है? जिन गुत्थियों के कारण चुनाव प्रचार अभियान रुका हुआ था, नेता घर में बैठे थे, उनको सॉल्व कर लिया गया है। ठीक। प्रियदर्शी जी, गुत्थियां सारी सुलझी नहीं है। प्रियदर्शी जी, अगर मान लीजिए कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है, तो क्या ये माना जाए कि अभी जो सीटों का बंटवारा कांग्रेस जो की है, एक चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि अच्छी सीट बुरी सीट या कुछ भी दे देना, तो एक तरीके से क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस की बार्गेनिंग की है, भले ही 60 सीटों पे की है, पिछले बार से अगर इस बार की बार्गेनिंग की तुलना करें तो कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखती है आपको? क्या वहीं दिखती है या बेहतर स्थिति में दिखती है या और बैकफुट पे दिखती है? कांग्रेस का पैमाना क्या था अच्छी सीट और बुरी सीट का? कांग्रेस ने ये बताया नहीं था, और आज भी यह नहीं बता रही है कांग्रेस कि उनको कौन सी सीटें मिली हैं जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अच्छी सीट है या बुरी सीट है। मुझे लगता है आंकड़े खंगाल लेना चाहिए, ज्यादातर रिपीटेड सीट है। अच्छा, तो कांग्रेस के लिए क्या खोया क्या पाया, ये हिसाब किताब लगाना आज की तारीख में बेहद जरूरी है। कांग्रेस के भीतर फिर तो खोया ही सर ना, सीटें कम हुई हैं तो खोया ही। फिर लग तो यही रहा है ना। पिछली बार भी अगर महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी, तो जो कहा जाता है, महागठबंधन के अन्य नेताओं का भी दावा है, सभी लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल था। कांग्रेस इस बार भी चाह रही थी कि माहौल और मजमा बना करके सीटें छिटक ले, वैसा होता हुआ नहीं दिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी, प्रियदर्शी जी, राम बंधु जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति फिलहाल अपने चरम पे है कह सकते हैं, और आज का दिन बड़ा इसलिए भी था कि तेजस्वी यादव और खास तौर से जिस तरीके से मुकेश सहनी लंबे समय से ये बात चल रही थी, इनकी डिमांड्स थी, इनकी बातें चल रही थी, दोनों ने खुद ही घोषित कर दिया था बहुत पहले ही कि हाँ, तेजस्वी ने कहा कि मेरे ही मन से, TV9 के मन से कहा था कि मैं ही सीएम बनूंगा, सीएम फेस मैं ही हूं और चुनाव के बाद मैं सीएम बनूंगा। और खुद मुकेश सहनी ने कहा, कई बार कहा कि डिप्टी सीएम फेस मैं हूं बनूंगा। आज फाइनल मोहर लग गया, और मोहर किसने लगाया? तो कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस में किसने लगाया? कांग्रेस में लगाया गहलोत ने। गहलोत जो कि पुराने नेता हैं, नए नेताओं ने नहीं लगाया। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस के राजेश राम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, या मल्लिकार्जुन खड़गे और या पप्पू यादव वगैरह, इस सब कॉन्फ्रेंस में मजबूती से सामने खड़े होंगे और वो लोग इस तरह के जो ऐलान होंगे उसमें प्रतिभाग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के पुराने नेताओं को आना पड़ा और उन लोगों ने ये ऐलान किया। इससे यह माना जाता है कि लालू यादव और आरजेडी की फिर से एक बार पुरानी स्थिति जैसी थी वैसी ही चली है, प्रॉपर चली है। और जितना भी ये माहौल बनाया गया था कि नया जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो कुछ कर सकता है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है, हो सकता है कुछ सीटों पर अपना बेहतर डीलिंग हुई हो, लेकिन उसका भी कुछ कोई अभी पैमाना सामने नहीं आया है। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में राय देते रहिए और बिहार की राजनीति को समझिए,
बिहार की राजनीति से तमाम जो भी घटनाक्रम उनको देखने के लिए देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।